वेलकम बैक टू द ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। रिट की परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा। माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग बार बार ये कहते रहे हैं कि फरवरी में रिट की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसका सीधा सा आशय ये है कि जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद करीब 45 से 90 दिन तक अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए दिए जाते हैं। तो हमें ये मानकर चलना है कि अगर ये सच है कि फरवरी के अंदर रिट की परीक्षा हो ही जाएगी, चाहे वो फरवरी फर्स्ट वीक हो, मिड फरवरी हो या फरवरी लास्ट हो, लेकिन अगर फरवरी में ये परीक्षा तय है तो निश्चित तौर पर इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस महीने दिवाली की भी छुट्टियां आने वाली है और उसके अलावा भी ये महीना दिवाली के हिसाब से काफ़ी बिजी महीना चलता है। देखने वाली बात यह है कि अगर रिट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है अगले सप्ताह या इस महीने के अंत तक, तो हम कंफर्म मान लेंगे कि निश्चित तौर पर फरवरी के अंदर ये परीक्षा होगी। फ़िलहाल हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें फरवरी को ही लक्ष्य करके पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे तर्क भी हैं जो दिए जा सकते हैं कि परीक्षा फरवरी में नहीं हो सकती या नहीं हो पाएगी, लेकिन उन सब चीज़ों को मानते और जानते हुए भी हमें फ़िलहाल ये मानना है कि फरवरी के अंदर ही एग्ज़ाम होगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी अपनी तैयारियों को ढीला छोड़ रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि फरवरी में परीक्षा मुमकिन ही नहीं है, परीक्षा हो ही नहीं पाएगी, हो सकता है उनके तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही हो, वो गलत नहीं है, उनकी अप्रोच अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन चूँकि सर्वसामान्य मत फ़िलहाल यही है, माननीय शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि वे फरवरी में रिट परीक्षा आयोजित करवा देंगे, तो ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी को ढील न दें, इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान न दें और सिलेबस को तैयार करते समय इस तरह से खुद को स्ट्रेटेटाइज करें, इस तरह से अपनी रणनीति बनाएं कि फरवरी आते आते या जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस न सिर्फ पूरा हो जाए बल्कि उसके अच्छे 2 या 3 रिवीजन भी पूरे हो जाएं। एक और चीज़ जो इस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये भी है कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो उस नोटिफिकेशन के बाद ही आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि मैं BSTC कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? इसका जवाब उसी समय दिया जा सकता है जब विज्ञप्ति आ जाए और उसके अंदर ये मेंशन हो कि स्थिति क्या रहेगी। यही हालत उन लोगों की भी है जो आउट ऑफ स्टेट के हैं, क्योंकि वे भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार क्या होगा, क्या कोई नया चेंज है। तो अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं है और जब नोटिफिकेशन आएगा, जब विज्ञप्ति आएगी, उसमें ही ये सारे चेंजेस मेंशन होंगे, हमें उसी समय पता चलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो सिलेबस से रिलेटेड है कि अभी तक यही मान के चला जा रहा है कि सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। एक वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिलेबस में चेंज होने की संभावना क्यों ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं की जो किताबें पिछले सत्र तक चल रही थी उस किताबें चेंज कर दी गई है। अब इस सत्र से 2020-21 से NCERT की किताबें 6ठी 7वीं 8वीं में लगाई गई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शायद इस SST के मामले में या इस 6ठी 7वीं 8वीं के मामले में थोड़ा बहुत सिलेबस में बदलाव देखने को मिले, लेकिन चूंकि अभी तक विज्ञापन नहीं आया, विज्ञप्ति नहीं आई है, नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंचा, ऐसे में जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने एक मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट में ये कहा था, मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार कि सिलेबस और पैटर्न, उन्होंने दोनों बातें कही हैं कि पैटर्न और सिलेबस लगभग यथावत रहेंगे, यानी इनमें बदलाव नहीं होगा। तो अभी आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो पुराना सिस्टम है उसके हिसाब से हम तैयारी करें, लेकिन फिर भी मेरा ये मत है, ये सिर्फ मेरा मत है कि नई किताबें लग चुकी है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको भी तैयार करें। और अगर आप RBSC की पुरानी किताबें पढ़ चुके हैं तो कोई ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। अगर आप NCERT की जो नई किताबें लगी है 6ठी 7वीं 8वीं की, उनमें और उन किताबों में कंटेंट पे ये सच है कि थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन चूंकि आप RBSC की किताबें पढ़ चुके हैं तो 65-70% आपका कंटेंट इन 3 कक्षाओं का लगभग पूरा ही है। सिर्फ आप एक बार उन्हें रेफ़र ज़रूर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये अतिरिक्त हो जाएगा या NCERT लगेगी तो RBSC की पुरानी किताबों की मैंने तैयारी की वो व्यर्थ चली जाएगी। व्यर्थ कुछ नहीं जाता है, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने अगर उन किताबों से भी कुछ पढ़ा है तो कहीं ना कहीं इस रिट परीक्षा में और आगामी अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में आपको उससे फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो सिलेबस के मामले में हम लोग पूरी तरह से खुद को सेंट्रलाइज कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि फ़िलहाल हमें उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलना है जब तक विज्ञापन या विज्ञप्ति नहीं आती। सवाल ये पैदा होता है कि जब भी विज्ञापन आएगा
जब भी ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उस समय यदि सिलेबस में बदलाव हुआ तो इस सवाल का जवाब मैं आपको ये दे देता हूँ कि देखिए 9th-10th के अंदर राजस्थान बोर्ड और CBSE इनकी किताबें लगभग पहले भी एक जैसी थी, कोई ज़्यादा फ़र्क था नहीं। अभी भी अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है, ख़ास तौर से 6ठी 7वीं 8वीं को दृष्टिगत रखते हुए, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 कक्षाओं की किताबों को आपको कवर करने में मुश्किल से 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कहना यह है कि बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है कि NCERT बनाम RBSC क्या करें, तो आप इस सवाल को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझ लें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिट में आपको सहयोग ही देगा, इसके बाद आने वाली परीक्षाओं में भी आपको सहयोग देगा। तो आप पढ़ाई पर फोकस करें, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान न दें कि नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है। हम ये मान कर चल रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में आपको कह दिया है, अगर फरवरी में परीक्षा निश्चित ही है तो नोटिफिकेशन इसी महीने आना चाहिए और आ जाएगा। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात जो उस विज्ञप्ति से रिलेटेड है वो ये है कि जब एक बार विज्ञप्ति आ जाएगी उसके बाद ही सही तस्वीर पता चलेगी कि पद कितने हैं। अभी तक काफ़ी लोग इस मामले में संशय में, कुछ पूछते हैं कि अंग्रेजी के कितने पद हैं, कुछ पूछते हैं हिंदी के कितने पद हैं। मैं कोई भी गलत सूचना आपको नहीं देना चाहता और न ही दूंगा। इस मामले में तस्वीर अभी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पद किस सब्जेक्ट के कितने आने वाले हैं। जब भी ये चीज़ आएगी तो ऑन द बोर्ड होगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी और सबके सामने होगी, आपको भी पता चल जाएगा और ये विज्ञप्ति से ही पता चल सकता है। इसके अलावा अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो वो ठीक है, एक तरीके से आपका ब्लाइंड एस्टिमेट है, आप चाहें तो उसे फॉलो करें, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। ये 4 बातें इस आज के वीडियो के लिए महत्वपूर्ण थी। अंत में एक विशेष चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा, काफ़ी विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर इग्नू के नोट्स किस तरह से प्राप्त करें। इग्नू के नोट्स आप वेबसाइट पे जा सकते हैं ignu.ac.in और वहाँ से आप वो मटेरियल ले सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरह से प्रोग्राम होंगे। आपको उसमें से अपने जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, एंटर दबाइएगा, आगे इग्नू नोट्स भी लिखिएगा, आपकी फ़ाइल आ जाएगी। उसमें से आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। अब चूँकि सिलेबस तो अभी है नहीं, तो हम उस पुराने के हिसाब से ही चल रहे हैं, खासतौर से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। और चेंज भी आएगा तो कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आएगा शिक्षा शास्त्र में और बाल विकास में। इसके अलावा अगर इग्नू के नोट्स इस तरह से प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं काफ़ी नोट्स डाल चुका हूँ, आप वहाँ से ले लें। इग्नू के नोट्स पढ़ने की सलाह देने के पीछे मेरा लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसका कंटेंट आम लोगों के दिमागी स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। कंटेंट बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बहुत सरल है और स्तर बहुत अच्छा है। तो अगर आप शिक्षा शास्त्र या बाल विकास को इग्नू के नोट्स से समझते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आप बाल विकास के करेंगे, जैसा एक भाई ने पूछा था, मेरे इसमें गलत हो जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि अवधारणाओं के प्रति हमारी पूरी समझ नहीं है। तो इग्नू के नोट्स जब आप 1-2 बार रेफ़र कर लें उसके बाद आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। आपको खुद पे भरोसा होने लग जाएगा कि मुझ में इन चीज़ों की समझ पैदा हो गई है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विधियों की समझ पैदा हो गई है, मैथमेटिक्स और साइंस के शिक्षण विधियों की समझ पैदा हो गई है। सिर्फ ये समझ डेवलप करने के लिए हमें इग्नू के नोट्स को रेफ़र करना है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जब आप इग्नू के नोट्स रेफ़र करेंगे तो उसमें तथ्यात्मक जानकारी बहुत कम है, उसके अंदर कंसेप्ट्स पर ज़्यादा जोर है, कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा जोर है। तो जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद फिर एक और सरल स्टेज पर आपको आना है, और वो सरल स्टेज ये है कि आप 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान अगर मिलती है, वरना आप साइट से डाउनलोड कर लेंगे, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। 2018 का पेपर में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 11th-12th की मनोविज्ञान से काफ़ी मदद मिली थी और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो उन्हीं किताबों पर पूरी तरह से बेस्ड थे। तो ये किताबें भी आपकी अवधारणात्मक समझ पैदा करेगी। उसके बाद आपका ये नंबर आता है कि अब मैं कोई ऐसी स्तरीय किताब पढूं जो बाज़ार में मिल रही है, बहुत फेमस किताब है, फेमस पब्लिकेशन है, फेमस ऑथर है। आप निसंकोच होकर उस किताब को तीसरे लेवल पर ला सकते हैं। मतलब पहला लेवल आपकी समझ डेवलप करने का है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स करेंगे और 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी की किताबें कर देगी। उसके बाद आपका स्टेज आता है कि अब आप उस कॉम्पैक्ट जानकारी को लें जो तथ्यों के रूप में है और बाज़ार में मिलने वाली किताबों या गाइड्स के अंदर दी गई है। उम्मीद है ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। कल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूँगा कि किस तरह से जो हाउसवाइफ्स हैं या जो वर्किंग लेडी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाह रही हैं, टीचिंग फील्ड में आना चाह रही हैं,
किस तरह से अपने टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज करें कि उनका जॉब भी चलता रहे, उनका घर का कामकाज भी चलता रहे और रिट परीक्षा भी क्लियर हो जाए। मैं अभी उसी पर वर्कआउट कर रहा हूँ और एक बार मेरी वो वर्कआउट पूरा हो जाए, मैं खुद उसको अच्छी तरह से समझ लूँ कि ये संभव किस तरह से है, उसके बाद मैं उसे वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने पहुँचा दूँगा। बहुत धैर्य के साथ आप मुझे सुनते हैं और जिस तरह से आप लोगों के लाइक मेरे वीडियो पर बढ़ते हैं, उससे मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।